स्वागत है जी आपका नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है मनीष रावत एंड आई एम श्योर आपने भी देखो 5 डिसअपॉइंटमेंट्स वाली वीडियो तो देख ली होगी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ 5 पॉइंट ऐसे भी बताएं। इनफैक्ट ज़्यादा ही हैं बट मैं पूरा का पूरा इसको नटशेल में बताने की कोशिश करूँगा। 5 ऐसे पॉइंट्स जो न्यूजीलैंड को रियली अमेजिंग बनाते हैं, स्पेशली अगर आप इंडिया या एशियन कंट्री से आ रहे हैं तो ये 5 पॉइंट जो है ना आपको बहुत ही ज़्यादा समझ और पसंद आएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद पॉइंट नंबर 1। तो जी पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहूँगा वो है एक्सीलेंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस। क्योंकि इंडिया में मैंने इतने साल गाड़ी चलाई है और यहाँ पे आने के बाद ड्राइविंग एक्सपीरियंस ही बदल गया। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी एक ही हफ्ते के अंदर जब मैंने गाड़ी चलानी शुरू करी कि यहाँ पे ना ड्राइविंग मैनर्स और रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग नाम की चीज़ है। काफ़ी लोग जो हैं जो यहाँ ड्राइव करते हैं वो रूल्स को फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी चीज़, कोई हॉर्न नहीं बजाता है अननेसेसरीली। हॉर्न बजा भी दिया तो वो काइंड ऑफ एग्रेशन माना जाता है। लेकिन ओवरऑल आप लोग अगर किसी को जगह भी देते हो जाने की या किसी बस वाले को आप बोलते हो कि मेरी लेन में आ जाए तो वो भी आपको थैंक यू इंडिकेटर चला के देता है। व्हेन आई से इंडिकेटर इट्स पार्किंग इंडिकेटर्स। इसके अलावा अगर आप गाड़ी चलाते हो ना तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे ना कोई रोड बाइफर्केशन नहीं होता कि बीच में कर्ब बना हुआ है या बीच में रोड को बांटने वाले सीमेंटेड कुछ बने हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल स्ट्राइप्स होती हैं वाइट कलर की और आप लोगों को जब यहाँ पे ड्राइव करना है तो वो वाइट लाइंस को फॉलो करते हुए चलना है। क्योंकि यहाँ पे जब ड्राइविंग टेस्ट होता है ना, जब इंटरनेशनल कन्वर्जन होता है लाइसेंस का, तो उसके टेस्ट में ही काफ़ी सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो कि दिमाग में सीड हो चुके होते हैं और जिसकी वजह से हमें पता होता है कि कहाँ पे क्या चलाना है क्या नहीं चलाना। इसके अलावा एक चीज़ और है जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस में मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि भाई अगर दूर कहीं कोई रोड वर्क चल रहा है ना तो वो पहले से ही आपको इन्फॉर्म करने लग जाते हैं, अप्राइज करने लग जाते हैं कि आगे रोड वर्क चल रहा है, संभल के जाना, धीरे जाना। अगर कोई भी ऐसा मोटर व्हीकल जो कि हैवी व्हीकल में आता है वो अगर आपको पास ऑन कर रहा है ना तो उसको एक एस्कॉर्ट व्हीकल और एक पेट्रोलिंग व्हीकल साथ में चलता है। ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनर्स और जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो दिमाग में रखते हुए एक अलग ही काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे एशियंस को डेफिनेटली मिलेगा। तो जी अगला पॉइंट जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्रेस करता है वो है क्लीनिनेस और हाइजीन। जनरली जो रोड्स होती है ना यहाँ पे पॉट होल्स होते नहीं हैं, होते भी हैं तो उसको वेल प्रोटेक्टेड वे में लगा के काम किया जाता है सो दैट द ट्रैफिक डजंट गेट अफेक्टेड। इसके अलावा अगर आप किसी भी पब्लिक एरिया में जाओगे ना, किसी भी गार्डन, किसी भी बीच पे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे डिस्पोज ऑफ करने के लिए डस्टबिन्स प्रॉपरली विद लाइनर्स मिलेंगे और वो टाइमली चेंज होते हैं। इतना ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि अगर आप किसी बाथरूम में भी जाएंगे किसी भी पब्लिक एरिया के तो वहाँ पे आपको हैंड वॉश, जेल, सोप, वाटर और आपको पीने का पानी आसपास ज़रूर मिलेगा। दीज आर द एसेंशियल्स फॉर ह्यूमन लिविंग। ये कंसिडर किया गया है यहाँ पे और यहाँ पे ऑकलैंड काउंसिल कमाल का काम करती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसको मेंटेन करती है, स्पेशली पब्लिक एरियाज़ को। तो जी जो अगला पॉइंट है ना वो है ऑकलैंड का वेदर। मैं स्पेसिफिकली ऑकलैंड की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बाकी डेस्टिनेशंस में न्यूजीलैंड के ना वेदर थोड़ा सा एक्सट्रीम होता है, लेकिन ऑकलैंड का जो वेदर होता है वो बहुत ही मॉडरेट रहता है पूरे साल और शायद इस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत बढ़ गई है। तो अगर बात करें वेदर की तो इस वेदर में हम लोगों को ना AC की ज़रूरत पड़ती है ना फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ सेलेक्टिव डेज ऐसे होते हैं जब गर्मी लगती है और फ़ैन निकालना पड़ता है, बट अदरवाइज़ AC और फ़ैन की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। इनफैक्ट छोटा सा एग्जांपल मैं कोट करना चाहूँगा। यहाँ पे आने से पहले सुरभि को इंडिया में नेज़ल प्रॉब्लम थी, इसको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती थी स्पेशली जब ये सुबह उठती थी एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। यहाँ पे आने के बाद मैंने ग्रेजुअली नोटिस किया है उसको स्नीजिंग होती ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स एयर पोल्यूशन तो यहाँ पे है ही नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही अच्छा है एंड दैट्स द रीज़न कि यहाँ का जो वेदर है ना वो टूरिस्ट और माइग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ना वो है यहाँ पे ऑनलाइन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की। हाँ मुझे पता है लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने 5 डिसअपॉइंटमेंट्स अपनी एक्सप्रेस करी थी न्यूजीलैंड में 2 साल में, उसमें ऑनलाइन शॉपिंग एक बहुत बड़ा पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की है। तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आपको कोई सामान लेना है, लेट्स से आपको पिलो लेनी है या आपको कोई बेडशीट लेनी है और आपको ऑफ कोर्स रिटेल स्टोर में जाके सामान लेना पड़ेगा बिकॉज क्लिक एंड कलेक्ट यहाँ पे होता है, डिलीवरीज भी होती हैं, बट उसकी कॉस्ट और वो जो लीड टाइम होता है ना डिलीवरी का, दैट किल्स द मोटिवेशन। तो आप अगर स्टोर पे जा रहे हो और स्टोर से सामान लेने वाले हो तो आप एक एक प्रोडक्ट की ऑनलाइन स्टॉक अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो एंड दैट्स टू रियल टाइम। ऐसा हमारे साथ हुआ था, हमें कोई सामान लेना था और उसका लो स्टॉक आ रहा था।
मुझे लगा चलो ठीक है, लो स्टॉक आ रहा है, चल के ट्राई कर लेते हैं। एंड एक्चुअली जब हम वहाँ स्टोर पे पहुँचे तो वो एक लास्ट आइटम बचा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन स्टॉक अवेलेबिलिटी इनकी इतनी एक्यूरेट और प्रिसाइज होती है कि आपका टाइम एंड एनर्जी और फ्यूल सब कुछ बचता है। आप प्री प्लान वे में अपनी लाइफ रन करते हो। अगर आपको कोई सामान लेना है तो आप रिटेल स्टोर पे तो जाओगे डेफिनेटली लेने, बट यू आर अवेयर वेदर इट्स अवेलेबल इन दैट स्टोर और नॉट। सो आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि काफ़ी सारे स्टोर्स तो ऐसे हैं जहाँ पे कि आयल एंड बे परफेक्ट लोकेशन के साथ बताया जाता है कि भाई ये स्क्रू ड्राइवर आपको इस जगह पे मिलेगा। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज़ यहाँ के जो स्टोर्स होते हैं ना, जिसको वेयर हाउस बोले जाते हैं या आप बोलो कि शॉपिंग मार्ट्स बोले जाते हैं, वो ह्यूज होते हैं और उनकी इन्वेंट्री भी ना बहुत ज़्यादा होती है। तो अब वही वाली बात है ना कि सुई को ढूंढना रेत में, तो इसलिए ये चीज़ें हेल्प करती हैं। अब यार एक्चुअली ना पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इन कॉन्ट्रास्ट टू माई लास्ट वीडियो मैं इसको 5 पॉइंट्स तक ही सीमित रखूं। लेकिन अब जो मेरा लास्ट पॉइंट रहेगा ना, मैं उसको ना थोड़ा सा मिक्स करना चाहता हूं और उसमें मैं बात करना चाहता हूं ट्रांसपोर्ट की अगेन। हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, लेकिन इस बार एक नया पॉइंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सेकेंड मैं बात करूँगा ITR रिटर्न्स की, कि यहाँ पर ITR रिटर्न्स का क्या सीन है। तो जी, मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट तो महंगा है और थोड़ा बहुत बसों का डिलेस भी इधर उधर रहता है, लेकिन यहाँ पे भी एक बड़ी अमेजिंग बात ये है कि यहाँ की जो ऐप्स है ना, स्पेशली ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूँ क्योंकि मैंने वही यूज़ करी है, वो इतनी ज़्यादा फ्रेंडली और एक्यूरेट और इतनी इंट्यूटिव होती है कि अगर आपको कहीं जाना है A to B पॉइंट, तो आप उसमें अपनी बस को लाइव लोकेट करके उसका कहाँ तक ट्रैक हो सकता है, वो कहाँ तक पहुँची है, कितने लोग उस बस में बैठे हैं। ऑफ कोर्स हेड काउंट नहीं दिखाता, बट वो एक क्राइटेरिया के अंडर क्राउड दिखाता है कि कितना ज़्यादा है और कब तक आपके बस स्टॉप तक आएगी। वो सब कुछ ये ऐप जो है दिखाती है। और ये सारी चीज़ें तो वो दिखाता ही है कि बस कब आएगी, कितने लोग हैं, कहाँ है, कितनी दूर है, कौन सा रूट आ रहा है, लेकिन इसके अलावा वो ये भी दिखाता है कि कितने आपका प्राइस लगेगा, कितना आपकी कॉस्ट लगेगी, आपका फेयर A to B पॉइंट तक का कितना लगेगा। तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी लोग बसेस यूज़ करते हैं और पता होना चाहिए कि यार बस है कहाँ पे, उसी हिसाब से तो आप लाइफ प्लान करोगे। दिस इज़ व्हाट द ऐप एंड सॉफ्टवेयर इज़ ऑल अबाउट, कटिंग योर टाइम एंड सेविंग योर एनर्जी। और यहाँ पे आने के बाद ना एक तो और बड़ी कमाल की चीज़ है यार कि ITR रिटर्न जो होता है ना, इनकम टैक्स रिटर्न, वो कुछ ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर जो है ना, वो पहले से ही प्री कट करके आपको सैलरी देता है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सैलरी आती है वो टैक्स कट के ही आती है और उसी पे ही कंप्यूटेशन होती है एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न की। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम इंडिया में अलग से CA के पास जाते हैं, एक ITR रिटर्न भरते हैं, डेडलाइंस को मीट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ये झमेला नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयर जो है ना, पहले टैक्स काट देता है और जून जुलाई तक आप लगा लो, आपके अकाउंट में रिफ़ंड आ भी जाता है। तो इस वजह से ना काफ़ी आपके टाइम एंड एनर्जी फिर से सेव हो जाती है। एक और ख़ास चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, डेफ़िनेटली इसको मैंने 5 पॉइंट्स में हमने नहीं डाला है, लेकिन ये अलग से मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी माइग्रेंट के लिए कहीं से कहीं आने के लिए। न्यूजीलैंड में ना ख़ासकर कॉर्पोरेट कंपनीज़ में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अमेजिंग है। और एक्चुअली वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना और आपकी जो लाइफ है, उसको रन करने के लिए अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है ना एम्प्लॉयर से, तो वो आपको डेफिनेटली मिलती है। स्पेशली अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है और उसकी टेक केयर करने के लिए कोई एल्डरली नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे पेरेंट्स के वीज़ास भी 6-6 महीने के लगते हैं अनलेस एंड अनटिल उनके पास रेजिडेंट वीज़ा हो। तो उस केस में कंपनीज़ जो है ना बहुत रियायत देती हैं, आपके साथ फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपने बच्चे को किंडी छोड़ना है या उठाना है या बीच में कोई भी हेल्प चाहिए डिपेंडेंट्स को लेके, देन द कंपनीज़ आर रियली कंसिडरेट। आई होप आपको मेरी ये सारे पॉइंट्स पसंद आए होंगे और पिछली वीडियो जो थी मेरी 5 डिसअपॉइंटमेंट्स की, उसके साथ काफ़ी कॉन्ट्रास्ट आया होगा। भाई काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। डोंट जज मी कि डिसअपॉइंटमेंट्स है तो डिसअपॉइंटमेंट्स है न्यूजीलैंड में, ऐसा नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत ही अच्छी जगह है। आप लोग आओगे तो आपको पसंद आएगा, अगर आप नहीं आए तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हम चलते फिरते ज़रूर मिलेंगे। मेरा नाम है मनीष रावत, बने रहिए हमारे साथ। मैं मिलूँगा आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियोज़ बहुत ही अमेजिंग होने वाली है नई जगह से।